राजा महाकाल ने युद्ध का ऐलान कर दिया है। सैनिकों, आगे बढ़ो। महाकाल की सेना विशाल लहर की तरह देवगढ़ की ओर। राजकुमारी रिंकी अब पूरी तरह स्वस्थ थीं। राजू द्वारा लाई गई अमृत संजीवनी ने उन्हें एक नया जीवन दिया था। पर राजा चंद्रभान और युवराज राजू के मन में एक गहरा सवाल था। आखिर रिंकी पर यह जानलेवा तांत्रिक हमला किसने करवाया था? इसका पता लगाने के लिए और राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राजा ने तुरंत एक विशेष सभा बुलाई। देवगढ़ के सम्मानित मंत्रीगण, सेनापति और गणमान्य नागरिक, आज की ये सभा खुशी के लिए नहीं बल्कि चिंतन के लिए बुलाई गई है। मेरी बेटी रिंकी आज हमारे बीच है। ये केवल राजू के साहस और उस साधु के आशीर्वाद के कारण। महाराज, ये हम सब जानते हैं। युवराज राजू ने देवगढ़ के सम्मान की रक्षा की है। मैं आज भी उस भयानक रात को नहीं भूली हूँ जब मेरी बेटी पलंग पर पड़ी थी। महाराज, हमें उस दुष्ट शक्ति का पता लगाना ही होगा जिसने ये घिनौना काम करवाया। मेरा मानना है कि ये काम किसी साधारण तांत्रिक का नहीं हो सकता। इतनी शक्तिशाली माया के पीछे किसी बड़े षड्यंत्र का हाथ है, किसी ऐसे व्यक्ति का जो देवगढ़ की खुशियों और राजगद्दी से ईर्ष्या रखता हो। तुम सही कह रहे हो बेटा। तांत्रिक शक्ति के पीछे का अदृश्य हाथ कौन है? सेनापति वीर, क्या तुम्हारे गुप्तचरों ने कोई जानकारी जुटाई? महाराज, गुप्तचरों ने हर संभव दिशा में पता लगाया है। तांत्रिक क्रियाएं दक्षिण के कुछ सीमावर्ती क्षेत्रों में हुई थीं, मगर सबसे महत्वपूर्ण सूचना ये है। क्या है सेनापति? स्पष्ट रूप से बताइए। महाराज, हमें पता चला है कि ये तांत्रिक कर्म करवाने के लिए अत्यधिक धन खर्च किया गया था और इस धन का एक बड़ा हिस्सा पड़ोसी राज्य विंध्य प्रदेश के व्यापारी वर्ग से आया था। विंध्य प्रदेश? हाँ, विंध्य प्रदेश का राजा महाकाल, जिसका बेटा। पिताजी, मुझे याद है, ये वही राजा है जिसके बेटे से मैंने विवाह करने से इनकार कर दिया था। ये मेरे अपमान का बदला हो सकता है। इसका मतलब राजा महाकाल ने छिपा हुआ आक्रमण करने की कोशिश की। उसने सोचा कि अगर रिंकी नहीं बचेगी तो देवगढ़ का उत्तराधिकारी भी नहीं मिलेगा और वो आसानी से हमला कर सकता है। ये गंभीर अपराध है, एक राजा द्वारा दूसरे राजा पर इस तरह का ओछा हमला। हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। महाराज, विंध्य प्रदेश एक शक्तिशाली राज्य है। राजा महाकाल अपने क्रूर स्वभाव और विशाल सेना के लिए जाना जाता है। हमें कोई भी कदम सावधानी से उठाना होगा। सावधानी जरूरी है, पर डर नहीं। पिताजी, हमें तुरंत विंध्य प्रदेश को एक सख्त चेतावनी भेजनी चाहिए। अगर उन्होंने इस षड्यंत्र से इनकार किया तो हमें युद्ध के लिए तैयार रहना होगा। तुम एक सच्चे योद्धा हो राजू। ठीक है, आज ही विंध्य प्रदेश को हमारा संदेश जाएगा। सेनापति वीर, सभी सैनिकों को सतर्क रहने का आदेश दो। सभा समाप्त होती है और देवगढ़ में तनाव का माहौल छा जाता है। राजा महाकाल, मैं देवगढ़ से आया हुआ दूत हूं। क्या आपने हमारे राज्य में आकर राजकुमारी रिंकी के ऊपर तांत्रिक हमला किया था? अरे बेवकूफ दूत, तुमको किसने भेज दिया यहाँ पर? तुम्हारा राजा बूढ़ा हो चुका है, उस छोटे से सर्कस वाले दामाद की बात सुन रहा है। जाकर कहो अपने राजा से, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। देवगढ़ का पूरा राज परिवार और दरबार बेचैनी से विंध्य प्रदेश के उत्तर का इंतजार कर रहा था। क्या तुम्हें लगता है कि राजा महाकाल सच्चाई स्वीकार कर लेगा? वह इतना अहंकारी राजा है। माँ, वो सच स्वीकारे या न स्वीकारे, पर उसके जवाब से हमें पता चल जाएगा कि वो आगे क्या करने वाला है। तभी दूत वापस आता है। उसका चेहरा उदास और भयभीत है।
क्या खबर है दूत? राजा महाकाल ने क्या कहा? महाराज, राजा महाकाल ने ये पत्र दिया है। उन्होंने हमारे दूत का अत्यंत अपमान किया और उन्होंने कहा कि देवगढ़ का राजा बुढ़ापा के कारण वहमी हो गया है और अपने एक सर्कस के शेर वाले दामाद के कहने पर वो झूठे आरोप लगा रहा है। क्या? उसने मुझे सर्कस वाला कहा? महाकाल ने हमारे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है और उसने साफ शब्दों में लिखा है कि अगर हमें इतना ही यकीन है कि उसने हम पर हमला करवाया है तो हम मैदान में आ जाएं। ये तो सीधा युद्ध का बुलावा है। वो हमें ललकार रहा है। ये केवल ललकार नहीं रिंकी, पत्र के अंत में उसने लिखा है कि देवगढ़ के समस्त धन और राजकुमारी रिंकी पर अब महाकाल का अधिकार होगा। तैयार रहो। बस अब बात स्पष्ट है। उसने गुप्त आक्रमण में सफलता नहीं पाई तो अब खुला युद्ध चाहता है। अब विलंब करने का समय नहीं है। हमें अपनी सेना को तुरंत युद्ध के लिए तैयार करना होगा। महाराज, हमारी सेना विंध्य प्रदेश की सेना से काफी छोटी है। हमें संधि का प्रयास करना चाहिए। संधि अब असंभव है मंत्री जी। राजा महाकाल ने युद्ध का ऐलान कर दिया है। अब अगर हम संधि करेंगे तो वो हमें कमजोर समझेगा और देवगढ़ को गुलाम बना लेगा। हम विंध्य प्रदेश से संख्या में कम हो सकते हैं पर साहस और रणनीति में नहीं। मैं और वीर मिलकर सेना को विशेष प्रशिक्षण देंगे। राजू, मैंने तुम्हें अपना उत्तराधिकारी चुना था क्योंकि मुझे तुम्हारे निर्णय पर भरोसा है। आज से तुम मुख्य सेनापति के रूप में काम करोगे। देवगढ़ की रक्षा की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी है। मैं वचन देता हूं पिताजी, जब तक मेरे शरीर में प्राण है मैं देवगढ़ पर आंच नहीं आने दूंगा। उसी क्षण से देवगढ़ में युद्ध की जोरदार तैयारियां शुरू हो जाती हैं। अगले कुछ सप्ताह देवगढ़ के लिए अत्यंत कठिन थे। राजू अब देवगढ़ की पूरी सेना की कमान संभाल रहा था। उसका साहस और जंगल में जानवरों से लड़ने का अनुभव सैनिकों में एक अभूतपूर्व जोश भर रहा था। सुनो देवगढ़ के वीरों, विंध्य प्रदेश की सेना संख्या में हमसे 4 गुनी हो सकती है। वे अपने अहंकार और ताकत पर भरोसा करते हैं। हम डरते नहीं हैं। पर हम क्या करते हैं? हम अपने दिल और भूमि के लिए लड़ते हैं। हम अपनी माताओं और बहनों की इज्जत के लिए लड़ते हैं। हाँ, हम नहीं डरते। उनकी सेना के पास बेहतर कवच हो सकता है, पर उनके पास वो वजह नहीं है जिसके लिए हम लड़ते हैं। हम विंध्य प्रदेश के सैनिकों की तरह लुटेरे नहीं, हम रक्षक हैं। राजू सैनिकों को गुरिल्ला युद्ध की तकनीकें सिखाता है, जिसका उपयोग उसने घने जंगल में शेर को वश में करते समय किया था। वीर, हमें ये युद्ध खुले मैदान में नहीं जीतना है। हमें उन्हें गुमराह करना होगा। हाँ युवराज, मैं जानता हूं हमारी सेना तेज है पर संख्या में कम। हमें देवगढ़ के जंगलों का इस्तेमाल करना होगा। सुना है राजा महाकाल खुद सेना का नेतृत्व कर रहा है। वो घमंडी है पर अनुभवी भी। सावधान रहना। विंध्य प्रदेश की विशाल सेना ने देवगढ़ की सीमाओं पर डेरा डाल दिया। राजा महाकाल अपने अहंकार में डूबा हुआ था। ओह, देवगढ़ के बुड्ढे राजा, अपनी बेटी और अपना धन सौंप दो, वरना मैं तुम्हारे इस गरीब से राज्य को जलाकर राख कर दूंगा। कहाँ है तुम्हारा वो सर्कस वाला दामाद? राजा महाकाल, हम देवगढ़ के लोग हैं। हम न डरते हैं और न झुकते हैं। तुम्हारी अहंकारी बातें और तुम्हारी सेना का घमंड तुम्हारी हार का कारण बनेगा। क्या कहा? तुम मुझे हराओगे? तुम्हारे पास तो लड़ने के लिए पर्याप्त सैनिक भी नहीं है। हमले का आदेश दो। सैनिकों, आगे बढ़ो। महाकाल की सेना विशाल लहर की तरह देवगढ़ की ओर बढ़ती है। वीर, हमारी योजना शुरू करो। जो आज्ञा युवराज। ये कायर, ये भाग क्यों रहे हैं? सैनिकों,
पीछा करो, इन्हें जंगल में मार डालो। विंध्य प्रदेश के सैनिक राजू की चाल में फंसकर बिना सोचे जंगल की ओर भागते हैं। यहाँ जाल बिछाए गए हैं, हम फंस गए हैं। युवराज की रणनीति सफल हो रही है, उन्हें पीछे हटने का मौका मत दो। ये कायर जंगल में छिपकर लड़ रहे हैं। अब मैं इंतजार नहीं करूंगा। अपनी मुख्य सेना लेकर महल पर सीधा हमला करो। मैं खुद राजू को मारूंगा। जैसे ही महाकाल की बची हुई सेना महल की ओर बढ़ती है, राजू और वीर अपने बचे हुए चयनित सैनिकों के साथ जंगल से बाहर आकर सामने खड़े हो जाते हैं। राजा महाकाल, अब तुम्हारी अंतिम लड़ाई मुझसे है। तुम्हारी सेना हार चुकी है। तुम सर्कस वाला, आज मैं तुम्हें जान से मारूंगा और तुम्हारे सपनों को चूर चूर कर दूंगा। हे ईश्वर, राजू को जीत दिलाना। लड़ाई के दौरान महाकाल एक शक्तिशाली वार करता है, जिससे राजू की तलवार दूर जा गिरती है। अब क्या करोगे सर्कस वाले गरीब राजकुमार? तुम्हारे पास अब कोई हथियार नहीं है। राजू को अचानक शेर से लड़ने के अपने पुराने दिन याद आते हैं। वह झुकता है और महाकाल की तलवार को अपनी बाजू से पकड़ लेता है, जैसे उसने शेर के पंजे को पकड़ा था। महाकाल को जमीन पर गिरा देता है और महाकाल की तलवार खींचकर उसकी गर्दन पर रख देता है। तुम्हारी हार हुई राजा महाकाल। नहीं, ये असंभव है। देवगढ़ की विजय हुई। देवगढ़ के सैनिकों ने खुशी से जयकार की। राजा चंद्रभान और रिंकी दौड़कर मैदान में आते हैं। महाकाल को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसकी बची हुई सेना हथियार डाल देती है। तुमने देवगढ़ को बचा लिया मेरे बेटे। तुमने साबित कर दिया कि एक सच्चा राजा धन या जन से नहीं, बल्कि साहस और निर्णय से बनता है। रिंकी, अब देवगढ़ और तुम पूरी तरह सुरक्षित है। मेरा शेर फिर से जीत गया। इस जीत के बाद राजा चंद्रभान ने खुशी और गर्व से भरे दरबार में आधिकारिक तौर पर युवराज राजू को राज्य के फौज की कमान पूरी तरह सौंप दी। राजू, मैं तुम्हारी रणनीति से बहुत प्रभावित हुआ हूँ। आज से राज्य के फौज की कमान तुम्हारे हाथ में होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हाइप बटन को जरूर दबाइए।